नमस्कार। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के इस बेहद अहम विश्लेषण में स्वागत है। आज हम एक ऐसे चरण को डिकोड कर रहे हैं जो पूरे चुनाव की दिशा तय करने वाला है। बिना किसी लाग लपेट या शोर शराबे के आइए सीधे जमीनी हकीकत और ताज़ा अपडेट्स पर नजर डालते हैं। 142 ये महज एक आंकड़ा नहीं है, ये आज के मतदान का विशाल दायरा है। 7 अलग अलग जिलों की 142 विधानसभा सीटों पर आज वोट डाले जा रहे हैं। इसे दूसरा और अंतिम चरण कहा जा रहा है, जिसका सीधा मतलब है कि इन सीटों से निकलने वाले नतीजे ही राज्य का अगला राजनीतिक भविष्य तय करेंगे। आज के इस विश्लेषण का रोडमैप बिल्कुल साफ है। हम शुरुआत करेंगे दूसरे चरण के ओवरऑल परिदृश्य से, फिर चलेंगे भवानीपुर के उस महामुकाबले की तरफ जिसकी चर्चा हर तरफ है। इसके बाद मतदान के दौरान जो रुकावटें या झड़पें आईं उनका विश्लेषण करेंगे और आखिर में नजर डालेंगे शुरुआती वोटिंग प्रतिशत और बड़े नेताओं के बयानों पर। तो सबसे पहले बात करते हैं इस दूसरे चरण की जमीनी स्थिति और दक्षिण बंगाल के दांव की। अगर हम 2021 के नतीजों पर गौर करें तो इन 142 सीटों की तस्वीर लगभग एक तरफा थी। तृणमूल कांग्रेस ने जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए 123 सीटों पर कब्जा जमाया था, वहीं भाजपा सिर्फ 18 और वामदल महज 1 सीट पर सिमट गए थे। तो स्थिति साफ है, तृणमूल के सामने अपना ये अभेद्य किला बचाने की चुनौती है और भाजपा के सामने इस भारी अंतर को पाटने का एक बड़ा लक्ष्य। लेकिन देखिए, चुनाव सिर्फ पुराने आंकड़ों से नहीं जीते जाते। असल खेल तो मतदान के दिन जमीन पर होता है। एक दिलचस्प अपडेट यह है कि ट्रिब्यूनल के आदेशों के बाद 1468 नए मतदाता इस बार सूची में जुड़े हैं और सुबह से ही लोकतंत्र की एक बेहद रंगीन और जीवंत तस्वीर देखने को मिल रही है। चाहे वो महिलाओं की लंबी कतारें हों या फिर इस्कॉन के भिक्षु जो हरे कृष्ण का जाप करते हुए मतदान केंद्रों की ओर बढ़ रहे हैं, उत्साह वाकई चरम पर है। अब रुख करते हैं उस सीट का जहां शायद इस चुनाव का सबसे बड़ा राजनीतिक ड्रामा चल रहा है, भवानीपुर का महामुकाबला। ये कोई आम चुनावी लड़ाई नहीं है, ये साख का सवाल है। एक तरफ है राज्य के मुख्यमंत्री और तृणमूल प्रमुख ममता बनर्जी, जो 2011 से लगातार इस सीट को जीतती आ रही हैं, और उनके ठीक सामने ताल ठोक रहे हैं भाजपा के कद्दावर नेता शुभेंदु अधिकारी। ये सीधी टक्कर इस पूरे चुनाव का सबसे दिलचस्प और हाई वोल्टेज पॉइंट बन गई है। और इस हाई वोल्टेज मुकाबले में दावों की भी कोई कमी नहीं है। भाजपा उम्मीदवार शुभेंदु अधिकारी का ये बयान देखिए। उन्होंने पूरे आत्मविश्वास के साथ कहा है कि ममता बनर्जी 30,000 वोटों के अंतर से हारेंगी। जाहिर है, इस तरह के तीखे बयान जमीन पर अपने पक्ष में माहौल बनाने के लिए बहुत मायने रखते हैं। वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद पूरी तरह से मोर्चे पर डटी हुई हैं। भवानीपुर में अपने बूथ के बाहर बैठकर उन्होंने सीधे तौर पर स्थिति की निगरानी की और एक बेहद गंभीर आरोप लगाया। उनका कहना था कि वहां तैनात केंद्रीय बल पूरी तरह से भाजपा के इशारे पर काम कर रहे हैं। अब जाहिर सी बात है, इस आरोप पर पलटवार तो होना ही था। शुभेंदु अधिकारी ने तुरंत मुख्यमंत्री की वहां मौजूदगी पर ही सवाल खड़े कर दिए। उनका तर्क बड़ा सीधा था कि जब उस पूरे इलाके में धारा 163 लागू है, जो किसी भी तरह की भीड़ इकट्ठा होने से रोकती है, तो मुख्यमंत्री खुद वहां इतनी बड़ी भीड़ के साथ क्या कर रही थीं? यह दिखाता है कि एक ही पोलिंग बूथ के बाहर तनाव किस हद तक बढ़ चुका था। खैर, तनाव सिर्फ भवानीपुर तक सीमित नहीं था। चलिए एक नजर डालते हैं मतदान के दिन आई अन्य बाधाओं और जमीनी हकीकत पर। अक्सर शांतिपूर्ण मतदान की अपीलें की जाती हैं, लेकिन आज सुबह 7 बजे जैसे ही वोटिंग शुरू हुई, वैसे ही व्यवधान की खबरें भी आने लगीं। बहुत ही कम समय के भीतर बाली में ईवीएम को लेकर झड़प हो गई, हुगली में बूथ पर विवाद खड़ा हो गया और छपरा से तो एक पार्टी एजेंट पर हमले तक की रिपोर्ट सामने आ गई। अगर इन घटनाओं को थोड़ा और बारीकी से समझें तो बाली में ईवीएम में गड़बड़ी की शिकायत इतनी बढ़ गई कि दोनों गुटों में हाथापाई हो गई। स्थिति को काबू में करने के लिए केंद्रीय बलों को लाठीचार्ज करना पड़ा और 2 लोग गिरफ्तार भी हुए। छपरा में भाजपा का आरोप है कि तृणमूल कार्यकर्ताओं ने उनके एजेंट पर हमला किया और हुगली के खानकुल में मामला कुछ अलग ही था। वहां आईएसएफ का दावा है कि एक जाली फॉर्म के जरिए फर्जी पोलिंग एजेंट बैठाने की कोशिश की गई, जिसके बाद उम्मीदवार को खुद दखल देना पड़ा। यानी हर तरफ से गंभीर आरोप लग रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि कुछ विवाद तो सिर्फ छोटी जगहों और व्यवस्था की कमियों की वजह से हुए, जैसे एंटोली में, जहां भाजपा उम्मीदवार प्रियंका टिब्रेवाल के चुनाव अधिकारियों से तीखी बहस हो गई। वजह बूथ का आकार। रिपोर्ट के अनुसार बूथ इतना छोटा था कि जगह की कमी का हवाला देकर एजेंट को बाहर कर दिया गया था, जिससे वहां भारी हंगामा हुआ। इन तमाम झड़पों और विवादों के बीच मतदान प्रतिशत और बड़े नेताओं के संदेशों पर बात करना बेहद जरूरी है।
शुरुआती आंकड़ों की बात करें तो सुबह 9 बजे तक पूरे बंगाल में 18.4% मतदान दर्ज किया गया। शुरुआती कुछ घंटों के हिसाब से इसे एक काफी अच्छा और सक्रिय आंकड़ा माना जा सकता है। इसमें सबसे चर्चित भवानीपुर सीट पर भी सुबह 9 बजे तक 17.08% वोट पड़ चुके थे। इस मतदान प्रतिशत को और ऊपर ले जाने के लिए राष्ट्रीय नेताओं ने कोई कसर नहीं छोड़ी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खास तौर से महिलाओं और युवाओं से रिकॉर्ड संख्या में घरों से बाहर निकलने की अपील की। वहीं गृहमंत्री अमित शाह ने अपने संदेश में सोनार बांग्ला का जिक्र किया और भ्रष्टाचार खत्म करने के साथ साथ घुसपैठियों को बाहर निकालने के नैरेटिव को धार दी। राष्ट्रीय विपक्ष का सुर इससे बिल्कुल अलग था। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक बहुत ही स्पष्ट संदेश दिया। उनका कहना था, किसी से प्रभावित या भयभीत न हो, प्रगतिशील मूल्यों के लिए वोट करें। ये एक तरह से बिना किसी डर के मतदान करने और शांति व विकास पर जोर देने की अपील थी। इन बड़े राजनीतिक बयानों के बीच एक ऐसी जमीनी सच्चाई भी सामने आई जो बेहद भावुक करने वाली है। आरजीकर मेडिकल कॉलेज की उस दर्दनाक घटना को कोई नहीं भूला है। आज उस पीड़िता के पिता वोट डालने पहुंचे क्योंकि उनकी पत्नी रत्ना देवनाथ पानीहाटी से भाजपा की उम्मीदवार हैं। उस पिता का ये कहना कि कितना दुखद है कि अपनी बेटी के लिए न्याय पाने के लिए हमें चुनाव का सहारा लेना पड़ रहा है, ये बयान सच में राजनीति के इस पूरे शोर शराबे के बीच कुछ पल के लिए सोचने पर मजबूर कर देता है। तो कुल मिलाकर दावों, विवादों और भावुक कर देने वाली हकीकतों के बीच ये चरण एक बहुत बड़े सवाल पर आकर टिक जाता है। क्या इस बार भी बंगाल की वो स्थानीय झालमुड़ी राजनीति और ऐतिहासिक किले अपनी जमीन बचा ले जाएंगे, या फिर घुसपैठ और सुरक्षा का जो राष्ट्रीय नैरेटिव गढ़ा गया है वो इस चुनाव की पूरी दिशा ही पलट देगा? इस कांटे की टक्कर में जीत किसी की भी हो, ये चरण बंगाल का आने वाला भविष्य तय करने जा रहा है। इस विश्लेषण में साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।